हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे फिर से एक नए यूट्यूब चैनल में ऑर्बिटल एकेडमिक्स। और आज हम लोग हमारी जो सीरीज चल रही है 2020 का पेपर गुजरात बोर्ड के, हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले आपका पार्ट 1 है जो आपको मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर जाकर देखा नहीं है तो देख लीजिए एक बार। फिर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उस पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 20 तक। ठीक है, इसके बाद हमारा पार्ट 2 आया है, इसके बाद हम पार्ट 3 बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कौन सा है? गुजरात बोर्ड का पेपर जीएसीबी का मार्च 2020। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को दूर करने के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी दी गई है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? हाइड्रोजन एटम के लिए अब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमको उसके लिए करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए, किस तरह से किया जाएगा? कैसे होगा? अगर बताया गया यहाँ पे हमको एनर्जी दी हुई 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए, इसका हमको आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसका। यहाँ पे ये दिया हुआ है इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट को हम लोग करेंगे वोल्ट के अंदर। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10⁻⁻19 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट। ठीक है ना? ठीक, इसका जो आंसर होगा, लेकिन क्या है ये तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आंसर माइनस में लेना पड़ेगा। पता चला? यहाँ पे लिख दिया तो मैं ठीक से, ये माइनस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको माइनस लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.2 into 10⁻⁻18। क्या होगा? एनर्जी है तो जूल आएगा। क्या होगा? एनर्जी, इसका मतलब ये जूल में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और हमें बताया गया तुमको जो ऑप्शंस दिए उसमें से ये आंसर नहीं है, तो हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। हमें बताया एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है -E² अपॉन 8πε0r। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4, ये तो अपना ये है ना 4πε0 1/4πε0, मतलब E की वैल्यू वो है 9 × 10⁻⁹। आपकी जो E की वैल्यू है वो कितनी आई है? 1.6 × 10⁻⁻11। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा? 2, जो यहां से बच गया वो, और E यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? -2.2 × 10⁻⁻18। ये माइनस हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना आपका ये हो जाएगा। हमको तो रेडियस कैलकुलेट करना है, मतलब r यहाँ पे आ जाएगा, E नीचे, और बाकी सबकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, हो जाएगा पक्का। तो हमारा जो ऑप्शन है इसका आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए सही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, 5.3 × 10⁻⁻11। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। सही है, हो जाएगा सबका पक्का। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 12 जो हमें दिया गया है यहाँ पे, उसके अंदर क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन 12 में हमें बताया गया है कि टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द इट्स ग्राउंड स्टेट। हमको हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना है
हाँ, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो ये जो क्वेश्चन है आपके सब पिछले चैप्टर से मतलब आपके टर्म 2 के क्वेश्चन से थे। कौन से टर्म के? टर्म 2 के। इसके अलावा हम लोग टर्म 1 के और इस टर्म के भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोला गया है टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, मतलब जो ग्राउंड से उठाएगा उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। मतलब याद है ना, ये ग्राउंड स्टेट होती है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। उसको हम ले जाएंगे ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो कैसा होगा इसमें? सेकंड एक्साइटेड में लेके जाना है तो डैश इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन एटम बोला, हाइड्रोजन एटम बोला गया है, इसको मुझे ग्राउंड से एक्साइटेड में लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, कितनी एनर्जी, और एनर्जी जो बोली गई है ना वो इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछी है, तो ये कन्वर्जन जो होगा इलेक्ट्रोवोल्ट में करना है हमें, ठीक है। बताओ कैसे करोगे? पक्का हो जाएगा? बताओ बताओ, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। कैसे? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था वो भी चैप्टर नंबर 12 से, ये भी चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, ठीक। चलो आइए कैलकुलेट करें। तो जब भी हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ना किसी के भी, उसका एक फॉर्मूला है जो हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। वो क्या बोल रहा था? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल, कौन से नंबर की? n नंबर की शेल बोल रहा हूं, कोई नंबर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन n नंबर की शेल, वो कोई भी हो सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10, 100, 1000, कौन से भी नंबर की शेल है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है? 13.6 1/n² इनटू इलेक्ट्रोवोल्ट, ये होता है, ठीक है। पक्का? हाइड्रोजन एटम की बात कर रही है, हाइड्रोजन एटम, ये होगा आपका आंसर। तो क्या करोगे आप इसके लिए? हमें कहां लेके जाना है? ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाना है। तो ये हमारे लिए नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3। मुझे नंबर 1 से लेकर नंबर 3 में लेके जाना है। तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे 1 से 3 के लिए जाना है, 13.6 ब्रैकेट, इलेक्ट्रोवोल्ट कैसे रखना है, इसको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना, लेकिन आपको यहाँ पे चार्जेस दिए हुए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/1² माइनस 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है? n जो है आपकी शेल है, शेल नंबर, कौन से नंबर से किससे नंबर जाना है? 1 से लेके 3 में जाने से 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करोगे इसमें? तो ये 13.6, 1 का क्या हो जाएगा? 1, ये 1 और 3 का स्क्वायर 9। इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 9 1 9, 9 - 1 मतलब कितने बचे? 8, ये आपका हो जाएगा 8/9। सही है? पक्का हो जाएगा ये। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका? e का 1 से लेके अगर हमें 3 में जाना है तो इसका क्या आंसर होगा? कैलकुलेट कीजिए, क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 12.09, और बीच में क्या लिखा हुआ है? तो सब में लिखना है इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट। मैंने इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू क्यों नहीं ली है? क्योंकि मुझे आंसर इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछा गया, ठीक है। पक्का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है? आएगा सबको? पक्का? कॉपी कर लीजिएगा। What is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral lines? शॉर्टेज रेंज बोली गई है, शॉर्टेज रेंज किसकी? वेवलेंथ की। वेवलेंथ की शॉर्टेज लेंथ होगी इसके अंदर पेशियन में, पश्चिम सीरीज के लिए। तो पश्चिम जो सीरीज होती है, हमें पता है पश्चिम सीरीज का आंसर क्या होती है? सबसे शॉर्टेज लेंथ ये हो जाएगी 820 नैनोमीटर। किसमें होगा इसका आंसर? 820 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन ए। ठीक है, हो जाएगा। याद रखना बच्चों, पेशेंट सीरीज अगर बताई गई है तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो भी 820 नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है, नैनोमीटर बोला गया है। ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो उस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्या बोला है इन लोगों ने? बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर, इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन व्हेन द इंपैक्ट पैरामीटर इज द मिनिमम। क्या बोल रहे हैं? इन द केस ऑफ हेड ऑफ कोलिजन, हेड का कोलिजन करना है। बताइए क्या बोल रहे हैं लोग? हेड का कोलिजन करना है, ऐसा कभी थोड़ी होता है। फिर भी मान लेते हैं, मैं इन दो बच्चों को लेता हूं, उनका स्टडी करा। ठीक है, हेड ऑफ कोलिजन हो रहा है व्हेन द इंपैक्ट ऑफ पैरामीटर इज मिनिमम। पता है हम लोग ऐसा मत्था के पे हो जाता है तो कुछ होता ही आता है, थोड़ा सा लगता है 2 मिनट के लिए कि क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ होता तो नहीं, लेकिन बता दे तो उसका जो इंपैक्ट होगा मिनिमम कब होगा। अगर अभी आप बोलोगे सर ये क्या फिजिक्स पढ़ा रहे हो, कैसे भी क्वेश्चन ला रहे हो, कब होगा? तो सिंपल है, अगर मैं इन दोनों को सामने अगर एक दूसरे के पैरेलल खड़े करूं फिर इस तरह से करता हूं तो क्या होगा? ये दोनों को क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है ना, ये एक लड़का है ये एक लड़का है, इनका अगर मुझे कोलिजन करवाना है तो मिनिमम इंपैक्ट कब लगेगा? जब ये दोनों एक दूसरे को सामने सामने मतलब कि पैरेलल, ऑपोजिट लेकिन पैरेलली टकराएंगे। तो एक ऐसा एक इस तरह से टकराएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? पाई। बहुत इजी है, 180 डिग्री, जो हम लोग इसको बोलते हैं 180 डिग्री। और अगर सपोज करो इनको अगर मैं इधर नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ सर्कल के टकरा रहा हूं तो क्या होगा? इंपैक्ट बहुत जोर से आएगा। किसी भी चीज से अगर हम टकराते हैं तो क्या होता है? इंपैक्ट बहुत जोर से आएगा। इसका जो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू पाई, और हमें पीछे रेडियन में बोला गया इसलिए इसको हम लोग पाई में लिखेंगे। अगर रेडियन की जगह डिग्री में बोला गया होता तो 180 डिग्री, क्या लिखते हैं? ठीक है, पक्का हो जाएगा ना? इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। गया है कि क्लोरीन हैज अ 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन कंपाउंड पता है, ये जो क्लोरीन है उसके पास 2 आइसोटोप्स है, बराबर है, हैविंग अ मास ऑफ 34.98 U। ये जो ये क्लोरीन का है, ठीक है, इसका जो मास है, मास ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप बोलेगा तो पहले का जो दिया है वो दिया है हमें 34.98 U, और सेकंड जो है वो है मास ऑफ क्लोरीन का ही, ठीक है, उसका बोला गया है 36.98 U। रिलेटिव अमेंडेंस बोला गया ऑफ द आइसोटोप्स आर 75। इसका जो रिलेटिव अमेंडेंस है, याद है ना, बताया था सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में किया था, उसके अंदर रिलेटिव अमेंडेंस बोला गया था, उसी तरह से इसका अमेंडेंस बोला गया। तो अमेंडेंस क्या होगा इसका? इसका अमेंडेंस बोला गया है 75.4 और इसका अमेंडेंस बोला गया है 24.6, बराबर परसेंटेज में बोला गया, परसेंटेज होगा ये भी बात सही है। ठीक है, देखो दोनों का मिलाकर अगर देखोगे तो 100% हो जाता है, मतलब ये जो आइसोटोप से ये सही दिए गए आपको। ठीक है, देन एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम, इन दोनों का एवरेज निकालना है। क्या करोगे? ऐसा मत बोलना कि इन दोनों का सर टोटल कीजिए हो गया आपका एवरेज, इस तरह से नहीं होगा। क्या करोगे? इसमें कुछ बोला गया है, अमेंडेंस भी दिया है दोनों का, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा, कभी तो दिया गया है ना, बताओ क्या होगा इसका? पता चलता है क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 15 है, मास दिए दोनों आइसोटॉप्स है, किसके? क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? चलिए आइए शुरू करते, सॉल्व करते इसको बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। सही है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट पढ़े हो ना आप लोग, क्या होता है इसका? 17। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपको चैप्टर नंबर लिया गया है आपके चैप्टर नंबर 15 से, फिजिक्स में आता है चैप्टर नंबर 15 है हमारा, एटम्स के लिए और उसके सब के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आइसोटॉप है इसका है 17 एटॉमिक नंबर, इसका भी 17 ही होगा, क्लोरीन ही है दोनों। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एमिडेंस देखना है, एविडेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन।
ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। मास के साथ अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ, इसको अपने वाले के साथ, इसको अपने वाले के साथ, ठीक है। तो तीनों के बीच में प्लस, फिर कितना है इसका 36.98 इंटू 24.6 और अपन में क्या हो जाएगा, इन दोनों के परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा 75.4। अगर हम लोग इसको नहीं, इसको परसेंटेज में लिखेंगे, इसको भी परसेंटेज में लिखना है, मतलब 0.246। तो परसेंटेज में लिखना मतलब इसको डिवाइड बाय 100 करना है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा। इसका जो भी आंसर आ रहा होगा आपका मास, तो ये क्लोरीन का जो मास हो जाएगा, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, ये आपका हो जाता है 35.47 U, ठीक है 35 और ये आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट। तो 16 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें कुछ बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताया गया है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर द न्यूक्लियर हैविंग अ एटॉमिक मास नंबर। द बाइंडिंग एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है न्यूक्लियर के लिए। ऐसे तो कौन सा है जिसके अंदर हमें कांस्टेंट मिलेगी उसकी वैल्यू, जिससे उसका जो आंसर है वो हमारा सही हो जाए। बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए आपको, देखिए ध्यान से, पढ़िए, क्या लगता है क्या हो सकता है? एक ही ऑप्शन सही है यार, ऑप्शन नंबर बी। ये जो होगा ना इसके अंदर आपका कांस्टेंट ही रहेगा 30 से लेके 170 के बीच। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना अबंडेंस, ये पार्शियली कांस्टेंट होता है। क्या होता है? पार्शियली कांस्टेंट होता है हमारा ये, ठीक है, पार्शियली कांस्टेंट होता है। पार्शियली कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया हमें? ट्रिटियम हैज अ, नहीं वो 17 यस, ठीक। ट्रिटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 years undergoing wet decay. What fraction of sample of tritium will remain क्या बोला? Remain undecay after 50 years. 50 साल के बाद इसका कितना बचेगा? इसकी जो हाफ लाइफ है हमें बताई गई, ट्रिटियम की हाफ लाइफ बोली गई है 12.5 years, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कब ये आगे बढ़ेगी से कितना ये हो जाएगा, पूरी तरह से कितना टाइम लगेगा इसको होने में। तो टोटल जो टाइम है इसके पास बचा हुआ, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम है इसके पास 50 इयर्स, सही है, ठीक है। अगर मैं टाइम 0 से अगर शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा। और जब हम लोग एक फॉर्मूला है पता है टाइम के लिए, n × t1, तो हमारे पास हाफ साइकिल है, तो पूरा टाइम है, हमको सिर्फ n कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? n = t/t1 हाफ, सही है, सही है ना? हाँ, क्या हो जाएगा इसका? t हमें दिया गया है, ये 0 वाला मत लिख देना भाई। t हमें दिया गया है 50 इयर्स, क्या दिया गया है? 50 इयर्स। और इसको बोला गया है हाफ साइकिल कितनी बोली गई है? 12.5 इयर्स। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो गया। और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? n/n0, n की वैल्यू 1, ये होता है 2n, 1/2/4 1/16। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1/16, सही है। कॉपी कर लीजिएगा। बोला गया है थियरी बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा बड़ी बात नहीं। इन एन टाइप सिलिकॉन, तो क्या बोला गया? एन टाइप सिलिकॉन। क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 14 से, क्योंकि उसके अंदर पीएन वो सब आ रहा है ना आपका सेमीकंडक्टर्स, ठीक है।
सेमीकंडक्टर जो चैप्टर से आपका, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही बढ़िया चैप्टर। इन एन एन टाइप ऑफ सिलिकॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स, है क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर है, सच में। अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, एन टाइप की, तो इसके अंदर क्या होता है, एन टाइप होता है यानी कि नेगेटिव, पी होगा मतलब पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे इसमें, तो इसके अंदर एन टाइप है, एन से क्या पता चलता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसका होता है, एक ही होता है ना पूरे एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एन टाइप है और नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोर, तो इसकी मेजॉरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, मेजॉरिटी में होंगे। तो ऑप्शन क्या है, तो पहला जो ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रॉन, ट्राइवैलेंट में कभी नहीं होता एन टाइप, एन टाइप कभी होता है आपका पेंटावैलेंट, ठीक है। तो पेंटावैलेंट के अंदर आपका एन टाइप दिया जाता है, तो एन टाइप के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका गलत है। सेकंड में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, इसमें तो यही पे गलत हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी में दिए जाते हैं। थर्ड जो है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट, हां सही है, इलेक्ट्रॉन अगर मेजॉरिटी में तो होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी। हमें अभी पता है कि एन टाइप के अंदर कौन से हम लोग यूज करते हैं, पेंटावैलेंट यूज करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। फिर हम लोग ऑप्शन डी पर देखते हैं, ऑप्शन डी में क्या बोला गया, होल्स आर मेजॉरिटी, तो ये तो ये पे गलत हो गया क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, सही है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे, होल्स जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है आपका पेंटावैलेंट, सही है। चलिए बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस, कौन सा, फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं पीएन जंक्शन को, आपका पी या एन जंक्शन है हमारा, इसको अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो इनमें से क्या क्या हो सकता है। तो फॉरवर्ड बायस अगर हम लोग इसको कर रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, रेजिस्ट द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाएगा, सच में ऐसा तो कभी नहीं होता, आज तक मैंने कभी पढ़ा नहीं है। तो फॉरवर्ड बायस करेंगे तो पोटेंशियल आपका मतलब कैसे भाई, रेजिस्ट आर द पोटेंशियल बैरियर, नहीं हो सकता। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट एट टू 0, मेजॉरिटी जो करंट है उसको 0 कर देगा, ये भी नहीं हो सकता। लोअर द पोटेंशियल बैरियर, हाँ ये जो फॉरवर्ड बायस है ना ये कर सकता है, क्या, ऑप्शन सी, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होता है ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 डिग्री। अगर हम लोग 50 डिग्री के अगर वेव रेक्टिफायर में अगर हम लोग दे रहे हैं तो हमारा कितना होगा आउटपुट के लिए, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, और ये क्या बोल रहे हैं हाफ वेव बोल के, याद है ये कुछ इस तरह से कुछ होता है ना, ये वेव यहाँ पे शुरू हो रही है, वापस यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और हम लोग कितना बोला है 50 हर्ट्ज। और जब भी हाफ वेव की बात करेंगे ना, अगर ये 50 हर्ट्ज से शुरू से अगर 50 हर्ट्ज है तो फाइनल पे भी हमें 50 हर्ट्ज ही मिलेगा। और अगर ये फुल वेवलेंथ होती तो इसका आंसर आधा हो जाता, मतलब कि 25 हर्ट्ज, क्योंकि दोनों में 50-50 हो जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग यहाँ तक ही क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी है आपको आगे की लिंक इस वीडियो के आगे मिल जाएगी। इसका जो पिछला वीडियो है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसके साथ आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।